हम आपके सामने लेकर आए हैं। मेरे साथ मेरे ईएनटी डिपार्टमेंट के हेड हैं डॉक्टर रवि भाटिया, उनके साथ उनके कलीग हैं डॉक्टर गौरव सत्रा, और बीच में अटेंडेंट हैं जो केस में आप लोग से के समक्ष रखने वाला हूँ। तो सर्वोदय हॉस्पिटल सेक्रेटरीट जो है एक टर्शरी केयर हॉस्पिटल है एंड हम सभी चीज़ों में डील करते हैं, बस लिवर ट्रांसप्लांट, हार्ट ट्रांसप्लांट नहीं करते हैं। इसके अलावा सभी तरीके के ट्रांसप्लांट वहाँ पर हो रहे होते हैं। ट्रांसप्लांट की ही कड़ी है जिसमें कॉक्लियर इम्प्लांट का एक बहुत बड़ा रोल है और गवर्नमेंट की एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना रही है। हमारी एज अ हॉस्पिटल, एज अ हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन ये खुशकिस्मती है कि हमें हरियाणा का फर्स्ट हॉस्पिटल एज अ हॉस्पिटल बनने का मौका मिला जहाँ पर ये कॉक्लियर इम्प्लांट गवर्नमेंट की मदद से हम स्टार्ट कर पाए थे। ये कुछ 7-8 साल पहले की कहानी है और तब से आज तक करीब 300 हम कॉक्लियर इम्प्लांट्स अभी तक कर चुके हैं। कॉक्लियर इम्प्लांट के बारे में डिटेल में डॉक्टर रवि भाटिया बताएंगे, बट ये 8 साल के बच्चों तक में पॉसिबल होता है। तो आप समझ सकते हैं कि उसका डायग्नोसिस, उसकी परेशानियां पता होना और डायग्नोसिस तक पहुंच के ट्रीटमेंट तक ले जाने की अपनी हर एक की कहानी है। लेकिन आज जो कहानी आपके सामने हम लेकर आए वो बहुत स्पेशल है। वो एक ऐसे बच्चे की है जिसका जन्म ही 2 जनवरी 2024 को हुआ। जनवरी 2024 से लेकर 26 अप्रैल तक का सफर इस बच्चे ने इसके डायग्नोसिस में और जो इनिशियल ट्रीटमेंट हो सकता था उसमें काटा, और 2024 के 26 जून से उसका आगे का सफर स्टार्ट हुआ, जहां पर शायद पहली बार इतना छोटा बच्चा एक नाइफ के अंदर गया जहां पे उसको कॉक्लियर इम्प्लांट लगाया गया, और 20 जुलाई वो डेट थी जिस दिन उसका कॉक्लियर इम्प्लांट चालू किया गया, जब शायद पहली बार उसने किसी की आवाज सुनी होगी। तो इस कहानी, ये जो पूरी जर्नी है, ये डॉक्टर रवि भाटिया और उनकी जो बहुत उम्दा टीम है, उन लोगों ने ये कहानी जी है अटेंडेंट्स के साथ। यहाँ पर हमारे साथ शंभू खान जी हैं जो ग्रैंडफादर हैं, जो अपनी कहानी उनके अपने लफ्जों में बताएंगे। बट बिफोर दैट आई वुड रिक्वेस्ट डॉक्टर रवि भाटिया टू प्लीज टेक अस थ्रू दैट जर्नी। थैंक यू डॉक्टर ब्रदर, और आप सबका सुबह आने के लिए धन्यवाद। सर्वोदय हेल्थ केयर की तरफ से मैं डॉक्टर रवि भाटिया, मैं नाक कान गला सर्जन हूँ और पिछले 15 सालों से सर्वोदय फैमिली के साथ जुड़ा हूँ। तो बेसिकली आज की दो बातें हैं जो आज आप लोगों के पास कलम की ताकत है। जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। तो जहाँ कलम पहुँच सकती है, तो बेसिकली आज का मिलने जुलने का जो पर्पस है वो यही है, लोगों को आपके थ्रू सेंसिटाइज किया जाए। क्योंकि जन्मजात बहरापन एक ऐसी बड़ी चीज है, 1000 में से कम 4 या 5 बच्चे हर वर्ष प्रतिवर्ष भारत में जो पैदा होते हैं जन्मजात बहरापन, वह मतलब मूक बधिर बच्चों की तरह बड़े होते हैं। लेकिन आज के इस विज्ञान के युग में ऐसा संभव है कि अगर वो समय पे पता चल जाए तो हम उनको एक समाज में, एक परिवार में बोझ की तरह ना देखते हुए एक बल्कि अच्छे नॉर्मल व्यक्ति की तरह, प्रोडक्टिव व्यक्ति की तरह वो समाज में अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। विज्ञान ने ऐसी महारत हासिल कर ली। तो जो भी बच्चे जब जन्मजात गूंगापन व बहरापन का शिकार होते हैं तो उनके लिए कॉक्लियर इम्प्लांट की एक ऐसी विधि की तरह इस्तेमाल की जाती है कि जिसको हम कान के अंदर ऑपरेशन करके एक मशीन को प्रत्यारोपित कर देते हैं। तो जिसके बाद वो बच्चा ना कि सुनता है बल्कि समझता भी है और बोलता भी है। प्रोवाइडेड 3 बार मैंने प्रोवाइडेड बोला, यानी उसके अंदर एक किंतु है और एक परंतु है कि ये जो ऑपरेशन है या ये सारी चीजें जो हैं अगर समय पे हो जाए, अगर समय के बाद हो, तो ये कॉक्लियर इम्प्लांट टेक्नोलॉजी इतनी कारगर नहीं सिद्ध होती कि जो बच्चा सुन भी पाए या बोल भी पाए। तो इसी चीज के सेंसिटिविटी के साथ हम लोग आज आपके पास आए हैं
बच्चा नो डाउट बहुत ही छोटी आयु का था जब इसने कॉक्लियर इम्प्लांट इसको हो गया, बट हम आपके द्वारा ये बताना चाहते हैं आम जनता को, आम जनमानस को, कि ऑपरेशन कराने से बच्चे नॉर्मल हो सकते हैं और ऑपरेशन छोटी उम्र में कराने से ही फायदा है। इसका मतलब ये है कि लेट कराने से नुकसान। कई बार ये जो बच्चे हमारे पास लेट पहुंचते हैं किसी भी डर की वजह से, स्वभाव की वजह से, नॉलेज के अभाव की वजह से, तब तक तो डैमेज ही हो जाता है कि हम तब तक बच्चों को डॉक्टर बताते हैं कि भाई इसको कॉक्लियर इम्प्लांट हो सकता है, तो बच्चा ही 3 साल का हो गया, 3.5-4 साल का हो गया, तो ये संभव नहीं होगा। स्लाइड से मूक बधिरता बढ़ती जा रही है, आप बोलेंगे क्यों बढ़ती जा रही है? क्योंकि पहले जो इतनी चीजें ही नहीं उपलब्ध थी कि हम बच्चों को डायग्नोज कर पाए कि ये बच्चा मूक बधिर है या नहीं। वो समय के साथ ही हमें पता चलता था कि ये बच्चा बोलेगा या नहीं बोलेगा। तो अब चीजें हमारे पास विज्ञान से टेस्टिंग के आधुनिक उपकरण और चीजें उपलब्ध हैं जिससे हमें पता चल जाता है कि बच्चा ये बोल लेगा। और जैसे जैसे ये उपलब्धता या फैसिलिटी सारी पैन इंडिया फैलती जा रही है, तो अब हमारे पास ये डेफनेस के केसेस हम उतनी ज्यादा डायग्नोसिस उतनी मात्रा में डायग्नोस कर पा रहे हैं। तो एज पर द WHO डाटा 460 मिलियन से भी ज्यादा लोग मूक बधिर हो जाते हैं। लेकिन ये एक डाटा जो है इसके अंदर मूक बधिर सिर्फ बच्चे ही नहीं है, बड़े भी हैं। लेकिन इन 460 मिलियन के अंदर 5% से भी ज्यादा बच्चे, ये जो लास्ट वाला इन्फेंट हियरिंग स्क्रीनिंग था, नेशनल प्रोग्राम के अंदर भी प्रिवेंशन एंड कंट्रोल डेफनेस के गाइडलाइंस दिए हुए हैं। यानी भारत सरकार भी इस बात को इसकी अहमियत समझती है और इंडिया में भी 63 मिलियन पॉपुलेशन को सुनाई नहीं देता और इनमें से बहुत अत्यधिक संख्या आप देख सकते हैं 0 और 14 साल के अंदर। तो इम्पैक्ट ऑफ अनएड्रेस्ड हियरिंग लॉस होने के सामाजिक दुष्प्रभाव हम सब जानते हैं कि बच्चा बोलता नहीं है तो मूक बधिर बनता है, डेफ एंड डम। अंग्रेजी में डम इसलिए बोला जाता था कि डम होता नहीं था, लेकिन नाम डम था उसका क्योंकि वो बुद्धू की तरह रहता था। तो सोशल आइसोलेशन, लोनलीनेस और अपने हम उम्र लोगों के साथ व्यवहार नहीं कर पाता। ट्रैफिक और नॉर्मल जो चीजें हमारे लिए बड़ी संभव है, इन सब के लिए चैलेंजेस बन जाती हैं। अब इसके उपाय क्या हैं? अगर कम हियरिंग लॉस होता है तो नॉर्मल सादी मशीनें जो आप सब ने देखी हुई होंगी, किसी न किसी ने परिवार में, समाज में पहनी हुई देखी होंगी। तो ये तो छोटे मोटे हियरिंग लॉस होते हैं, समझाने के लिए 30 से 40% लोग अगर हियरिंग लॉस है तो ये काम करते हैं। लेकिन अगर हियरिंग लॉस ज़्यादा है, सपोज 90% है दोनों कानों में, तो ये कॉक्लियर इम्प्लांट होता है जो ऑपरेशन के बाद मशीन के साथ कानों में अंदर डाला जाता है, जो इस छोटे बच्चे को भी डाला जाता है। तो ये कैसे काम करता है? ये बाहर, इसके 2 उपकरण होते हैं, एक ऑपरेशन के बाद बाहर लग जाता है और एक अंदर हम प्रत्यारोपित कर देते हैं इनर ईयर में। तो बाहर की सिग्नल्स वो सीधे ब्रेन के पास, इनर ईयर जो स्थित होता है वहां तक लेके जाता है। ऑपरेशन ब्रेन का नहीं है, ऑपरेशन कान का है और ब्रेन के साथ संबंधित एरिया का है। तो ये कॉक्लियर इम्प्लांट का बेसिक अंडा है। आप में से अगर कोई इंटरेस्टेड होगा कि कॉक्लियर इम्प्लांट कैसा काम करता है, कैसे काम करता है, तो ये बाहर की तरंगें हैं जो सुनाई की गई, इस मशीन ने पकड़ी तो कान के अंदर तरंगों या वेव्स के साथ वो अंदर गया और ये वायर जो अंदर गई हुई है ये बाहर लगता है और ये अंदर का उपकरण अंदर इसके साथ मैग्नेट के साथ चिपका होता है और ये कान के अंदरूनी हिस्से का भाव है। ये आप गोल गोल आकार देख रहे हैं, ये वायर उसमें हम डाल देते हैं ऑपरेशन के साथ, तो ये वायर यहाँ पे खत्म हो जाती है और ये जो अंदर करंट देता है इससे हमें वो सुनाई देने लग जाता है और बच्चा फिर धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स बट जटिल बट उसका एक तरीका है जिसके साथ हम प्रैक्टिस कराते हैं, जिसके साथ ये बोलने लगता है। तो ये तो एक छोटी सी जर्नी थी और ऐसा नहीं कि कुछ बच्चे ये इतनी छोटी उम्र में जिसको ऑपरेशन किया गया, इसके ऑपरेशन के दौरान क्या दिक्कतें आई,
क्या चैलेंजेस हैं डॉक्टर गौरव इसके बारे में बताएंगे, दादाजी बताएंगे अपनी जर्नी के बारे में, कैसे ये लोगों को इतना कॉन्फिडेंस आया कि ये आगे का सफ़र कर पाए और आगे इंडिया का यंगेस्ट बच्चा है तो नॉर्मली, और ऑपरेशन को 4 महीने हो चुके हैं, बाकी सारी चीज़ें दादाजी और सबसे ज़्यादा। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू, मैं डॉक्टर गौरव हूँ और मेरे को अच्छे से याद है जब ये हमारे पास पहली बारी आए थे तो बच्चा बहुत छोटा था, 4 महीने का था और जैसे कि सारे माँ बाप को समझना पड़ता है कि हाँ जी हमारे बच्चे में कुछ ना कुछ कमी हो सकती है, वैसे ही इनको भी था, लेकिन इनमें एक वो जज्बा था कि नहीं ऐसा हो सकता है क्योंकि पिता में भी हियरिंग लॉस है तो वो बच्चे में आ सकता है, इसलिए हम इन्हें अच्छे से कन्विंस कर पाए। और जब इन्होंने सारी जांचों में ये जाना कि बच्चा जो है वो नहीं सुन पा रहा और इस चीज को समझा कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अगर हम ये ऑपरेशन करा लेंगे तो बच्चे की सुनने की क्षमता और धीरे धीरे जैसे जैसे वो बड़ा होगा वो सीख सकेगा। ताकि तो अब इस जर्नी में जो हमारे टेस्ट जो हमने करे थे बच्चे के वो थे सबसे पहले ऑडिटरी ब्रेन स्टेम रिस्पॉन्स टेस्ट, जिसे हम आमतौर पे बेरा भी कहते हैं, जो कि हमारी उन नसों को टेस्ट करता है जो बच्चे जैसे हमें बता नहीं सकते कि आवाज सुनाई दे रही है या नहीं दे रही है, कंप्यूटर अपने आप बता देता है कि ये बच्चा उस समय पे जो आवाज हमारे द्वारा भेजी जा रही है वो सुन पा रहा है या नहीं। और उसके बाद अगली जांच होती है टिम्पैनोमेट्री और ओएई जो जांच होती है ये सरकार द्वारा हर एक अस्पताल में होनी चाहिए और ये पैदा होते ही होती है। इससे एटलीस्ट हम लोगों को ये पता चल जाता है कि बच्चे को आगे चल के कोई दिक्कत हो सकती है या नहीं। उसके बाद बच्चे की सीटी स्कैन और एमआरआई किए जाते हैं जिससे कि ब्रेन का वो हिस्सा जो कि सुनने से रिलेटेड है और वो नसें जो ब्रेन के अंदर में है उनका कितना बनावट भगवान द्वारा दी गई है और हमारा ये उपकरण उसमें कितना कारगर साबित हो सकता है। उसके बाद जो असली चीज आती है वो आती है पेरेंट्स को समझाना, जो कि इस केस में सबसे इम्पोर्टेंट था हमारे लिए क्योंकि ये बच्चा इतने जल्दी आ गया था कि ये समाज के साथ अपने ही हिसाब से इसी की उम्र के हिसाब के बाकी बच्चों के साथ जुड़ सकेगा। बाकी की जर्नी एक बारी आप भी बताइए। ठीक है, देखिए हमें अपने घर में पहले मेरे बेटा था सर, तो मैं सोचा मेरे बेटा की जैसे हमारा पोता ना रह जाए, इसलिए मुझे जैसे पता थी मैंने ऑपरेशन सर में बता करने से होने से ठीक हो जाएगा बच्चा, मैंने बिल्कुल करा लेंगे, कोई देर नहीं करनी मुझे, जब आप कीजिएगा मैं उसी समय कराने दिया बिल्कुल करवाने दिया। और हर कोई ऐसे जिसके पास है ऐसा बच्चा है करवावे, अस्पताल में आवे, जाँच कराए, ऑपरेशन वगैरह करवावे, क्योंकि सुविधा आजकल कैसा मान लीजिए संस्था द्वारा हो जाती है, हम गरीब के पैसा तो नहीं होती है लेकिन संस्था द्वारा तो इसके द्वारा सारे निःशुल्क हो जाते हैं, खर्च में बिना पैसा में कोई 10-15 हज़ार के खर्चा आते हमारी और कोई खर्चे नहीं करता तो पैसे नहीं उसके अलावा, तो इसलिए मैंने सोचा मेरा ना लगे ये मेरे तरह जैसा हमारे को काम है नॉर्मल जैसे मैं पूरे इसको काम करे। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जब आपको पता चला तो परिवार में क्या था, मतलब आपका बेटा नहीं सुनाई देता है तो घर में कैसा आपका थॉट प्रोसेस विचार कैसा रहा कि मुझे सुनते काम नहीं होता, मुझे कराना चाहिए था, अटल फैसला बिल्कुल। डर नहीं लगा? डर नहीं लगा? नहीं बिल्कुल नहीं, डर इसलिए है क्योंकि मैं जानता हूँ आप पहले तो खतरे भी नहीं थे बेटा, आप आ गए तो बिल्कुल कराना है, कोई डर नहीं। नॉर्मली तो लोग इस सोच का मैं तो बहुत सारे परिवारों को मिलता हूँ बट आपकी बात जो है इनके थ्रू आगे जाएगी कि नॉर्मली परिवार तो लोग बोलते हैं नहीं डॉक्टर गलत बोल रहे हैं, बोल पड़ेगा या कोई सोच उन लोग की सोच गलत है, वो सोच गलत है। तो आपके परिवार किसी ने नहीं मतलब बिल्कुल करवा लिया। ऑपरेशन के बाद जैसे इसको ब्लड वगैरह चढ़ा, छोटा बेबी था
उसके बाद की जर्नी, उसके बाद का सफर, ऑपरेशन हो गया उसके बाद का सफर? उसके बाद का सफर तो जैसे मैं धीरे धीरे ठीक हो गई, मैं तो ठीक हो जाऊंगा बिल्कुल। अब हो रहे फायदा है मेरे से। आपको कैसे लगता है कि फायदा है? अच्छा, क्योंकि पहले आवाज देने से मैं देखते नहीं था, अब खुद मुड़ के देखते हैं, खुद मुझ से आवाज भी निकाल रहे हैं। मशीन हट जाती है या मशीन लगने के बाद इसका बिहेवियर कुछ वैसा ही रहता है, अलग हो जाता है? थोड़ा पहले तो कुछ तो फर्क है। कुछ फर्क हाँ जी, हाँ जी। मतलब कैसे? तो पहले में अब मैं देख रहा हूँ ना, जैसे बेटा नहीं सुनता है, इनको मैं देखता हूँ कुछ तो फर्क है। अच्छा, आपने बेटे की परवरिश की है, आप इसकी परवरिश कर रहे हैं। हाँ जी, इसकी परवरिश में ऑपरेशन के बाद जैसे जैसे बड़ा हो रहा है आपको फर्क आ रहा है? हाँ जी, फर्क नजर आ रहा है मुझे, कि ताकि दिख रहा है फर्क है। तो आप ऑपरेशन के बाद भी हॉस्पिटल आते रहते हाँ हैं? जी, हाँ जी। कितनी जल्दी जल्दी? अब तो मैं 2 बार आ रहा हूँ। हाँ जी। उस दौरान क्या होता है? थेरेपी दी जाती है, इसका मतलब कौन देता है थेरेपी आपको? सुभान सर है जो सर ये इन्होंने। हाँ जी। सोहन जी हैं, ये इनके टीचर हैं, मेंटोर हैं। बेसिकली ऑपरेशन के अंदर 2 चीजें हैं जो आपके द्वारा मैं चाहूंगा कि कम्युनिकेट हो तो समाज में। इसका खर्चा 10 से 12 लाख रुपए है, बिल्कुल ठीक 10 से 12 लाख। मशीन बाहर की है, इंडिया की नहीं, और 10 से 12 लाख रुपए एक आम आदमी नहीं दे सकता। तो हमारे हॉस्पिटल में एक हंस फाउंडेशन करके वन ऑफ द बिग एनजीओ है जो हमें सपोर्ट करती है। ये भी जाना चाहिए आपकी कलम से, तो बहुत ही अच्छा होगा कि सर्वोदय में फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं ऑपरेशन। कोई शायद पढ़ के जरूरतमंद कहीं ना कहीं कोई एक दिया भी जले आपकी ताकत से, तो उस परिवार के लिए लाइफ सेविंग होगा। और